हेलो एवरीवन, आज शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन की बात करी थी। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपके पास ये आएगा कि इंटीग्रेशन की नीड क्यों बढ़ी, यानी इंटीग्रेशन हम कर क्यों रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें पहली चीज, जिसका नाम है एरिया अंडर द ग्राफ की। अब एरिया अंडर द ग्राफ जो आपके पास आ रहा है इसमें कि सबसे पहले आपके पास बात यह है कि आपके पास मान लो कि कोई ग्राफ गिवन है, जैसे कि आपकी ये एक्स एक्सिस हो गई है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। और आपको एक ग्राफ गिवन है जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, एक ग्राफ है ट्राइंगल शेप का। और आपको अगर इसका एरिया फाइंड करना है, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले कि इसके लिए एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। यानी ट्राइंगल के लिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू, आप कहेंगे इसका कुछ बेस होगा, जैसे कि इसका बेस बी हो गया है, इसकी हाइट एच हो गई है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जिसको मैं पूरा पहले लिख देता हूं। यानी जो आपका एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू में हाइट। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, एरिया अंडर द ग्राफ का मैं यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगर ऐसी सेम ग्राफ आपको दिख जाए दूसरा, जिसके लिए आपको एरिया फाइंड करना है, जैसे कि ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आपसे यहां पर पूछ लिया जाए कि एरिया अंडर द ग्राफ आपको कैलकुलेट करना है, तो आप करेंगे क्या, सेम एज यहां पर भी फॉर्मूला लगा देंगे कि एरिया अंडर द ग्राफ का जो फॉर्मूला आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, अब मान लो कि आपकी ये हो गई एल और ये हो गया बी, यानी लेंथ इंटू विड्थ। ये किसका होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यानी एल इंटू बी। और यहां से आपका क्या मिल गया है, आप बोलेंगे ये आपको मिल गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। यानी पहला आपके पास जो ग्राफ था उसका आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगुलर शेप का ग्राफ है। तो इसके लिए अगर आप एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। सेम एज अगर आपके पास दूसरा ग्राफ है, अगर आप उसका एरिया निकालेंगे तो वो आ जाएगा एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू विड्थ। अब ये ऐसे ग्राफ आपके पास थे जिसके लिए आपको डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला आता था, यानी आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसके बाद अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना हो, जैसे कि आपके पास मान लो कि ये ग्राफ आ जाए, इस ग्राफ का आपको एरिया फाइंड करना है, तो इस ग्राफ का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास कोई है नहीं, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए जिस मेथड का यूज करूंगा उस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी ऐसे ग्राफ या ऐसे आपके पास ज्योमेट्री आ जाए जिसका मुझे डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो उसके लिए जिस मेथड का मैं यूज करता हूं उसको मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन। ठीक है जी, यानी ये तो इसका ही नीड हो गई है, यानी इसका जो एप्लीकेशन है, यानी मैं यूज क्यों करता हूं, तो किसी भी ग्राफ का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं किसका यूज करूंगा, इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। अब अगर डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उस डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आ जाएगा, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी जो आप अभी तक लास्ट वीडियो में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसका हम रिवर्स प्रोसेस यहां पर कर रहे होंगे, यानी जैसा काम वहां पर करा है सेम एज, यानी उसका जैसा उल्टा काम, यानी जैसे वहां पर मैंने डिफरेंशिएशन करा है उसका अपोजिट काम आप यहां पर करेंगे, यानी आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। ठीक है जी, कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। और यहां पर दूसरी लाइन वही है कि इट इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी ज्योमेट्री है जिसका डायरेक्ट एरिया आप नहीं जानते हैं और अगर आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब जब मुझे यहां पर एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा कैसे, तो जरा देखना। मैं क्या करूंगा, जैसे कि मेरी ये एक्स एक्सिस हो गई है और मेरी जो वाई एक्सिस हो गई है, मैं इसमें इस पूरे ग्राफ को इस पूरे ग्राफ को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूंगा, यानी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट दूंगा इसमें। ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रिप छोटी सी ये हो गई है। ठीक है, अब जो मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स के फॉर्म में इसको काट दूंगा, जैसे कि एक स्ट्रिप ये हो गई, एक स्ट्रिप ये हो गई। तो छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो मैंने काट दी हैं,
अब जो भी स्ट्रिप मैंने काटी हुई है ये मुझे कैसे दिखाई देंगी, तो मैं जरा इसको यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। जैसे कि ये मुझे ये स्ट्रिप कुछ ऐसी दिखाई देगी, और जो ये स्ट्रिप मैंने बनाई हुई है इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है मुझे। और इस रेक्टेंगल में जो ये इसकी थिकनेस है, ये वाली थिकनेस की बात कर रहा हूं, या फिर मैं इसको यहां रिप्रेजेंट कर दूं, ये थिकनेस को मैं कह रहा हूं dx, यानी बहुत ही छोटी सी थिकनेस। जो मैं स्ट्रिप्स काट रहा हूं ये बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली सी स्ट्रिप्स है। तो अगर मैं इतनी पतली पतली स्ट्रिप्स काटूंगा तो उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही छोटी यानी dx है। और यहां पर जो इसकी लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है, ये मान लो है y, क्योंकि y एक्सिस में कुछ डिस्टेंस होगी, जैसे लेट से 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, तो यहां पर y डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट करा है, यानी y डिस्टेंस यहां पर इसकी लेंथ होगी। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आएगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी यहां पर जो आपके पास एरिया आएगा, अगर मैं यहां पर एरिया लिख दूं तो एरिया ए इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यहां पर एरिया, जो एरिया ए हमारे पास आया वो आ जाएगा मेरा y डॉट डी एक्स, यानी लेंथ इंटू विड्थ। ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई विड्थ, यानी y इंटू डी एक्स आपका यहां पर एरिया आ गया है एक स्ट्रिप का। अब मुझे एक स्ट्रिप का तो नहीं निकालना, मुझे तो पूरे एरिया यानी पूरे ग्राफ का एरिया निकालना है। तो अगर मैं पूरे ग्राफ का एरिया निकालना चाहता हूं, यानी इस पूरे का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अब जरा यहां पर आगे देखते रहना। तो एरिया निकालने के लिए मैं इंडिविजुअल सारे के सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल दूंगा, यानी मैंने इस पूरे एरिया को स्ट्रिप्स में डिवाइड करा हुआ है, हर एक स्ट्रिप का मैं एरिया निकालूंगा और सबको मैं ऐड कर दूंगा। जब मैं सबको ऐड कर दूंगा तो देखना आंसर कितना आएगा, यहां से चलते हैं। तो मेरा जो आंसर आएगा, तो जो मेरा आंसर आएगा, 1 मिनट। तो जो मेरा आंसर यहां पर आएगा, तो आपने कहा कि एक स्ट्रिप का जो एरिया है वो तो y डॉट डी एक्स आया हुआ है। वैसे ही सेम अगर मैं एरिया निकाल दूं, जैसे कि मेरा A1 फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया आया y1 डॉट डी एक्स, सेकेंड स्ट्रिप का जो एरिया आया वो आया y2 डॉट डी एक्स। शायद ये दिख नहीं रहा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेम एज ऐसे करते करते मैं क्या कर सकता हूं, एरिया ए एन, यानी मान लो कि अगर मैंने बहुत सारी स्ट्रिप या एन नंबर ऑफ स्ट्रिप में इसको डिवाइड करा हुआ है, तो जो लास्ट का एरिया आएगा वो कितना आएगा, वाई एन डॉट डी एक्स। अब यहां पर खास बात क्या है कि जो भी थिकनेस मैंने ली है, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो सारी थिकनेस है, यानी स्ट्रिप जितनी भी काटी है वो इक्वल थिकनेस की काटी है, और वो बहुत ही स्मॉल है जिसको मैं डीएक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है इस ग्राफ का, अगर मैं यहां पर टोटल एरिया कैलकुलेट करूं, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना आएगा, तो आप कहेंगे अगर मैं टोटल एरिया कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। ये आपका टोटल एरिया यहां पर आ जाएगा। अब आपको टोटल एरिया के लिए, अब इसमें एन नंबर ऑफ स्ट्रिप है, एन नंबर ऑफ मतलब 10 भी हो सकती है, 20 भी, बहुत ज्यादा भी हो सकती है स्ट्रिप। तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिप हो जाए, जैसे 20,000 40,000 स्ट्रिप्स आपके पास हो जाए, तो सबका इंडिविजुअल एरिया निकाल के एडिशन करना पॉसिबल नहीं है। तो उसका आसान तरीका यह है कि आप क्या कर दें यहां पर, आप क्या कर दें यहां पर एडिशन के बजाय आप यहां पर कर दें इंटीग्रेशन। कैसे, यानी आप क्या कर दो, सबसे पहले एक स्ट्रिप का एरिया निकाल दो, और आपने कहा कि एक स्ट्रिप का एरिया जो हमारे पास आया वो तो y डॉट डी एक्स आया, बिल्कुल सही। तो यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरिया, स्मॉल एरिया, यानी डी ए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक स्ट्रिप का छोटा सा एरिया आया डी ए। कितना आएगा ये, तो आप कहोगे ये डी ए मेरे पास आएगा y डॉट डी एक्स। अब मुझे इतने बार एडिशन नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस साइन का यूज कर दूंगा। ये कौन सा साइन है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा तो होगा ये कि आंसर मेरा आ जाएगा a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y डॉट डी एक्स, और इस तरीके से मैं इस पूरे ग्राफ का एरिया बता दूं। ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी जब आपको कभी भी किसी भी ग्राफ का एरिया निकालना है और वो आपके पास ऐसा ग्राफ दिया हुआ है जिसका आप डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ग्राफ का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। यानी इंटीग्रेशन में क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, या छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहा हूं, हर एक छोटी स्ट्रिप का मैं एरिया निकाल रहा हूं इंडिविजुअल, और सबको ऐड कर रहा हूं। बट अगर स्ट्रिप्स बहुत ज्यादा हो जाए तो एडिशन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जिस
प्रोसेस का यूज कर रहा हूं उसको बोल रहे हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जब मैं अप्लाई करूंगा तो हमेशा मैं इस साइन का यूज करूंगा, इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद आ रहा है आपके पास टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बता दिया जाएगा आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन होते हैं आपके पास दो टाइप के। पहला आपके पास आ रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा आपके पास आ रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहला है आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा आ रहा है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये दो टाइप के इंटीग्रेशन आपको यहां पर पढ़ने होंगे। अब चलते हैं सबसे आगे। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आप पढ़ रहे हैं तो मेन चीज सबसे पहले, सबसे आसान तरीका पहचानने का क्या होगा कि कभी भी आपके पास कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, उस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर आपको यहां पर और यहां पर कोई वैल्यू अगर ना दी हो, यहां पर और यहां पर कोई वैल्यू ना दी हुई हो, जिसको हम बोलते हैं लिमिट। अगर मान लो कि किसी भी क्वेश्चन में यहां पर और यहां पर वैल्यू या फिर लिमिट ना गिवन हो, तो समझ जाना कि वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। किस चीज का क्वेश्चन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन अगर मैं एग्जांपल आपको दिखा दूं, तो जैसे कि आपके पास इनडेफिनेट का एग्जांपल है x डॉट डी एक्स। अब मैं यहां पर कुछ नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इतना लिखा है मैंने इंटीग्रेशन का साइन x डॉट डी एक्स। तो इसका मतलब है ये इनडेफिनेट का क्वेश्चन है। सेम है जैसे मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2 डॉट डी एक्स। तो इसका मतलब है ये किस चीज का क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो सबसे पहले आपका फॉर्मूले से शुरू होगा, यानी आपको जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले याद रखने थे, कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आपको याद रखने होंगे, जिसमें कि सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट डॉट डीएक्स। अब कभी भी आप इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का ये साइन आप यूज करेंगे। दूसरी चीज, जब भी आपके पास कोई फंक्शन अगर x के फॉर्म में आए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन x के फॉर्म में अगर कोई आपके पास फंक्शन आए तो साथ में आना चाहिए dx। अगर मान लो y के फॉर्म में फंक्शन आ रहा है तो साथ में आना चाहिए dy। और अगर t के फॉर्म में आ रहा है तो साथ में आना चाहिए dt। ऐसा कुछ आपको पता होना चाहिए, यानी इंटीग्रेशन के साथ अगर y है तो dy, t है तो dt, x है तो dx, ये साथ में आना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की, जिसमें कि सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। जब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की बात आ रही है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास सबसे पहली चीज, अगर कभी भी आपके पास यहां पर साइड में लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाए, तो हमेशा याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ dx आता है x। इंटीग्रेशन ऑफ अगर आपके पास आ जाए dy, ये आता है आपके पास y। ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ अगर dt आपके पास आ जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ dt आपके पास होगा t, राइट। सेम एज अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां पर ट्राई कर रहा हूं, जैसे कि आपके पास पहला फॉर्मूला आ रहा है कांस्टेंट डॉट dx। तो कांस्टेंट डॉट dx में कभी भी अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले इस कांस्टेंट को आपको बाहर रख देना है। जैसे आपने इस कांस्टेंट को बाहर रखा है, जैसे कि मैंने इस कांस्टेंट को बाहर रख दिया है, तो कितना आएगा, तो आप लिखेंगे कांस्टेंट और फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो कितना आंसर आएगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट कांस्टेंट और जो x का डिफरेंस dx का जो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपके पास x, राइट। अब एक चीज और, अभी भी अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपको लिमिट दिखाई नहीं देगी। बट जब आप कभी भी इंटीग्रेशन को करेंगे तो इंटीग्रेशन करते वक्त जब आपका फाइनल आंसर आएगा तो लास्ट में आप यूज करेंगे इस c का। ये c क्या है, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, ठीक है। यानी ये कांस्टेंट आ रहा है, जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा इस कांस्टेंट c को आप लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब क्वेश्चन आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन 2 डॉट dx। अब जब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो सबसे पहले मैंने कहा था अभी कि जब मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया तो कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर भी सेम ऐसे ही होगा, यानी 2 को मैं बाहर लिख दूंगा। यानी कैसे लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा 2 फिर इंटीग्रेशन dx लिखूंगा, राइट। इसके बाद क्या होगा,
मैंने अभी आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन dx क्या होता है भाई, तो बताया था कि x होता है। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 और dx का इंटीग्रेशन x। बट ये ऐसा इंटीग्रेशन, एक ऐसा इंटीग्रेशन है जो कि इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब ये है कि यहाँ पर लिमिट्स गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, प्लस सी का यूज करेंगे। प्लस सी का मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला फॉर्मूला पहले आपके पास आ रहा है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डॉट डी एक्स। तो एक्स टू द पावर एन डॉट डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। यानी आपको करना क्या है, जैसे आप डिफरेंशिएशन में एक पावर को माइनस करते थे, यहां पर आप पावर को ऐड करेंगे। यानी जो लिखा हुआ है उसको पहले आप ऐसे लिख देंगे और उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, ये। उसके बाद जो पावर में लिखा हुआ है उसको आप डिनोमिनेटर में ऐसे ही लिख देंगे, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी कांस्टेंट लास्ट में आएगा। ठीक है, जैसे कि इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब अगर इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है तो कैसे करूंगा, देखना इधर। सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यानी एक्स स्क्वायर लिखा है तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद जो एक्स स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है इसमें पावर में मैं एक ऐड कर देता हूं, ये मैंने ऐड कर दिया। और जो पावर में लिखा है इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, यानी 2+1। और आपको पता है कि इंडेफिनिट है तो कांस्टेंट सी आएगा। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो आंसर कितना आएगा, तो आपने कहा एक्स टू दी पावर 2+1, यानी आंसर जो आपका आएगा वो आएगा एक्स टू दी पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस सी आपके पास आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम एज आपका अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी ऐसे ही करना है आपको, यानी x टू दी पावर 3 आप ऐसे लिख देंगे, पावर में आपको एक बार ऐड कर देना है, अपॉन जो पावर लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है, यानी 3+1 और प्लस सी कांस्टेंट का आपको यूज कर लेना है। यानी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जिसमें कि आपके पास आ रहा है अगला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपके पास आ रहा है वो है एक्स टू दी पावर माइनस एन का। तो एक्स टू दी पावर माइनस एन डॉट डीएक्स का जो फॉर्मूला है वो सेम एज एक्स टू दी पावर एन जैसा ही है। यानी जो लिखा हुआ है उसको आप ऐसे लिख दें और पावर में एक ऐड कर दें, और जो पावर लिखी हुई है इसमें उस पावर को डिनोमिनेटर में लिख दो और प्लस सी लिख दो। ठीक है, अब इसको जरा करके देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है एक्स टू दी पावर, ये आपके पास क्वेश्चन है एक्स टू दी पावर -2 डॉट डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो कैसे करूंगा, जरा देखो। जैसे लिखा हुआ है, यानी एक्स टू दी पावर -2 लिखा हुआ है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी पावर में मैंने एक ऐड कर दिया, और जो पावर लिखी हुई है यानी -2+1 उसको मैंने ऐसे लिख दिया नीचे डिनोमिनेटर में, और प्लस आ गया आपके पास सी। तो जो टोटल आंसर आपके पास आएगा एक्स टू दी पावर -3 अपॉन कितना आ जाएगा भाई, सॉरी गलत कर दिया है, कितना आएगा ये एक्स टू दी पावर -2+1 यानी -1 अपॉन में कितना आ जाएगा -1 प्लस सी, यानी जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा -1/x प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम एज आप x टू दी पावर -3 का भी ऐसे कर सकते हैं। यानी क्या करूंगा, जैसे लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख दूंगा, इसकी पावर में एक ऐड कर दूंगा, और जो पावर में लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में लिख दूंगा और प्लस सी लिख दूंगा। ठीक है जी, तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा x टू दी पावर -2 अपॉन में -2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको हम लिखेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, -1/2x² प्लस सी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पावर को मैं न्यूमरेटर से शिफ्ट करूं डिनोमिनेटर में तो जो उसका साइन हो जाता है वो चेंज, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और फॉर्मूले की, जिसमें कि सबसे पहले बार आपका फॉर्मूला आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर मैं dy/dx ऑफ ln x में कर रहा हूं, बताया था ना लास्ट टाइम पे, लास्ट वीडियो में dy/dx ऑफ ln x,
तो वो कितना बताया था मैंने, 1/x। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब है इसमें जो आंसर आएगा वो अपोजिट आएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए ln x, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर वो कितना आ रहा है, ln x प्लस c। ठीक है, इस अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें कि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 5x² माइनस 3x माइनस 2 डॉट dx। अब यहां पर भी हमें x टू दी पावर n या फिर x टू दी पावर माइनस n का फॉर्मूला यूज करना है, बट यहां पर जो भी पावर्स दी हुई सारी की सारी प्लस में है, इसका मतलब है कि हम यहां पर x टू दी पावर n वाला जो फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन 5x² और इस dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दे सबके साथ अलग अलग इंडिविजुअल, तो कितना आ जाएगा 5 डॉट dx प्लस, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन, फिर लिखेंगे 3x डॉट dx, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 2 डॉट dx। अब आपको पता ही है कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा 5 इंटीग्रेशन x² डॉट dx प्लस, फिर आएगा 3 इंटीग्रेशन x डॉट dx, फिर आएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहां पर हम इजीली कर सकते हैं, यानी 5 तो ऐसे ही रहेगा, और जो x² का इंटीग्रेशन है वो है x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस 3। फिर क्या कर सकते हैं भाई, तो यहां पर आ जाएगा x टू दी पावर जो है 1, यानी 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, और माइनस dx का इंटीग्रेशन बताया था x, और लास्ट में आ जाएगा कांस्टेंट c, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं यहां पर। तो अगर इसको हम ढंग से सॉल्व करें तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो है 5 इंटू x³ बाई 3 प्लस ये आ जाएगा 3x² बाई 2 और माइनस 2x² अपॉन 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा। आप इसको पूरा कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास कुछ नए फॉर्मूले और आ रहे हैं। जैसे आपके पास पहला फॉर्मूला आ रहा है e टू दी पावर माइनस एक्स, e टू दी पावर प्लस एक्स। पहले हम प्लस से लेते हैं, तो e टू दी पावर प्लस एक्स जब आपके पास आ रहा है डॉट dx इक्वल्स टू, तो डिफरेंशिएशन में भी एकदम सेम था, इंटीग्रेशन में भी एकदम सेम है, यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा प्लस e टू दी पावर प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेम एज अगर मैं नेगेटिव का यूज करूं, यानी e टू दी पावर माइनस एक्स को देखूं, तो e टू दी पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है e टू दी पावर t डॉट dt, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा e टू दी पावर t, क्योंकि e टू दी पावर x का सेम रहता है तो e टू दी पावर t का t भी रहेगा प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम एज अगर मान लो कि मेरे पास e टू दी पावर, मान लो मेरे पास e टू दी पावर ax गिवन हो, तो e टू दी पावर ax के कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले e टू दी पावर ax को ऐसे लिख देंगे, बट यहां पर क्या है कि जो पावर आपके पास दी हुई है इस पावर में ax गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए थोड़ा अलग तरीका यूज करेंगे। यानी क्या तरीका है कि सबसे पहले जो इसकी पावर में लिखा हुआ है इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी आंसर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा a, क्योंकि x का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यानी a इंटू 1, आंसर आ जाएगा a। तो आंसर यहां पर आ जाएगा a, और जो आंसर आपके पास आया है इस आंसर को आप डिनोमिनेटर में लिख दें और प्लस c आप लिख दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, कुछ फॉर्मूले और आ रहे हैं। अब जो ये फॉर्मूले आपके पास आ रहे हैं ये है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx प्लस cos x डॉट dx। अब जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा sin x प्लस सी। सेम एज इसका अपोजिट, अगर मैं sin x का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो आ जाएगा आपके पास माइनस cos x प्लस सी, यानी cos x का इंटीग्रेशन आ रहा है sin x प्लस सी,
और जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ रहा है वो है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपके पास 10x प्लस सी, यानी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आ जाएगा 10x प्लस सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आ रहा है वो है कॉसेक स्क्वायर डॉट डीएक्स। कॉसेक स्क्वायर डॉट डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसके बाद सेम है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डॉट डीएक्स। इसका जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि मुझे पता था कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहां पर रिवर्स हम कर रहे हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आ जाएगा, सेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। सेम एज अगर हम आगे अगला फॉर्मूला देखें तो यहां पर कॉसेक इंटू कॉट एक्स डॉट डीएक्स ये गिवन है आपके पास। अब यहां पर अगर हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो मुझे पता है कि कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो सेम एज अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन कर दूं यानी रिवर्स कर दूं तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास माइनस कॉसेक प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कौन सा वाला, यहां पर आ रहा है आपके पास कॉसेक एक्स होल मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसमें अंदर जो ब्रैकेट है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डॉट डीएक्स। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डॉट क्या जाएगा dx। अब इसको सेपरेट करके लिख लें तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स डॉट dx, ये आपके पास आ गया। फिर हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स जो आता है वो कितना आता है, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस इसका कितना आएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, ये कितना आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस में आएगा सी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करा मैंने, दो फॉर्मूले का यूज करा। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो वो होता है माइनस कॉट एक्स, और फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डॉट डीएक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो, सबसे पहले आपके पास इसको भी हम सबसे पहले सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 4 साइन एक्स डॉट डी एक्स, फिर मैंने लिखा माइनस 2 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट डी एक्स, फिर माइनस 2 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट तो मैंने लिखा 4 मैंने ऐसे ही लिख दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, तो बताया था माइनस कॉस एक्स माइनस 2। 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन बताया था वो कितना बताया था, ln x, और लास्ट में आ जाएगा प्लस का c। यानी जितने फॉर्मूले अभी करवाए उन फॉर्मूले की हेल्प से इजीली आप ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इसमें सारे के सारी जो भी क्वेश्चंस थे, इन सारे क्वेश्चन में कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं करी थी। तो लिमिट अगर कोई भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, जिसमें कि लिमिट आपकी डिफाइंड, कि कभी भी क्वेश्चन अगर आपका इस फॉर्म में दिया हो, यानी इस क्वेश्चन में आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन हो। अब ये होती क्या है, सबसे पहले देखना, इंटीग्रेशन का जब हम साइन लगाते हैं और उसके नीचे एक वैल्यू और ऊपर नीचे वैल्यू लगा देते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लिमिट। इसका मतलब है कि आप इंटीग्रेशन कहां से कहां कर रहे हो। जब आप एरिया निकाल रहे थे तो उस टाइम पर आप ग्राफ का एरिया किस पॉइंट से किस पॉइंट तक निकाल रहे हो। अगर आपने क्वेश्चन में ये डिफाइन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो इस साइन के नीचे की तरफ वैल्यू लिखी रहती है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो वैल्यू ऊपर की तरफ लिखी रहती है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो दो लिमिट होती है, ऊपर वाली अपर, नीचे वाली लोअर। और कभी भी क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ हो तो हमेशा याद रखना कि इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होगा, यानी इस क्वेश्चन का जब हम यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन में लगेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी ये सारे के सारे क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले होंगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। जैसे कि मैंने कहा आपको कि अगर मैं इसका एग्जांपल आपकी तरफ आपके सामने दे दूं तो इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा तो आ जाएगा इसका एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल होगा जैसे कि मैं लिख दिया x डॉट डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहां पर जो ये नीचे 0 लिखा हुआ है ये आपकी लोअर लिमिट है, और जो 2 लिखा हुआ है ये आपकी अपर लिमिट है। नीचे वाली 2 0 आपकी लोअर लिमिट, 2 आपकी अपर लिमिट, ये दी हुई है। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो जैसे आपके पास इसमें एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है x टू दी पावर x डॉट डी एक्स। क्या दिया हुआ है आपके पास? x डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एक्स फ्रॉम b टू a, यानी इस पे लोअर लिमिट दी हुई है b, अपर लिमिट दी हुई है a, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं तो सबसे पहले x टू दी पावर में 1 है तो एक ऐड कर देंगे, जो पावर में लिखा है उसको नीचे लिख देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो इसके पावर में लिखा हुआ था यानी जो इसकी लिमिट में गिवन था, इस लिमिट को आप ऐसे लगा देंगे, b नीचे लिखेंगे, a ऊपर लिखेंगे। अब ये डेफिनेट का केस है, यहां पर लिमिट आ चुकी है तो कांस्टेंट अब आप नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट को हटा देंगे। तो अब कितना आ जाएगा यहां पर आंसर, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, तो आपने कहा b से लेके a तक। ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा, इसमें ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करेंगे यानी जिसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, और फिर हम अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट। तो अब करते हैं सबसे पहले, तो जैसे मैंने इसको अपर लिमिट अप्लाई करी यानी x के प्लेस पे a पुट कर दिया तो आंसर कितना आएगा, a स्क्वायर बाई 2। फिर आपने b को पुट कर दिया यानी b स्क्वायर बाई 2, तो आंसर कितना आ गया, a स्क्वायर बाई 2 माइनस b स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सेम एज अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी करने का तरीका, यानी इसकी पावर में एक ऐड कर दो, जो पावर लिखी हुई है उसको नीचे लिख दो। ठीक है, कहां से कहां तक, तो आपने कहा जो लिमिट दी है 2 से लेके 4 तक, पहले आप ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे फिर नीचे वाली लिमिट लगाएंगे, यानी कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी x की पावर 4, x की पावर ये आ जाएगा x की पावर 4 और अपॉन में आ जाएगा 4, कहां से कहां तक, तो आपने कहा 2 टू 4, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 अप्लाई कर देंगे, तो 4 टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 टू दी पावर 4 अपॉन 4, ये आ जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, या फिर इसको यहीं छोड़ देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कभी भी आपके पास किसी इंटीग्रेशन में लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट अगर गिवन हो तो आप कांस्टेंट को कभी लगाएंगे नहीं, बट जब आपके पास अगर लिमिट गिवन ना हो तब आपको कांस्टेंट सी अप्लाई करना पड़ेगा। जब लिमिट गिवन हो तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जब लिमिट गिवन ना हो तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तब कभी भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लिमिट गिवन नहीं होती है तो आपको सी, कांस्टेंट सी का यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपके पास फिजिक्स की डेरिवेशन या फिर उसके न्यूमेरिकल्स में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।